हाँ जी, very good morning, good afternoon and good evening as per the time you're watching the video, boys and girls. So we are going to start with a very important new chapter today and it is lesson number 8 of ICSI Math. Lesson number 8. जैसे अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं. कंसेप्ट को पढ़ेंगे, पूरा ICSI मैथ का सारा कंसेप्ट अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ रहे हैं और फिर उसको कॉपी में बहुत बढ़िया से लिख लेंगे और आपको फिर अल्टीमेटली कॉपी नोट ही पढ़ना है और कुछ नहीं. लेसन नंबर 8, डेट फंडिंग. सर पिछला चैप्टर भी तो डेट फंडिंग ही था. हाँ, पिछला चैप्टर डेट फंडिंग था, बट वो डेट फंडिंग क्या था? फंड बेस्ड था. ठीक है, पैसा लेते थे. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन फंड बेस्ड. नॉन फंड बेस्ड. डेट फंडिंग में नॉन फंड बेस्ड. डेट फंडिंग में अभी हम लोग पढ़ने वाले बेटा नॉन फंड बेस्ड. ओके, अब आप बोलेंगे कि सर ये डेट फंडिंग में फंड बेस्ड क्या होता है और नॉन फंड बेस्ड क्या होता है? सर दोनों में क्या फर्क होता है? फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों में क्या फर्क होता है? अरे फंड बेस्ड में बैंक आपको लोन देता है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, वो सब होता है फंड बेस्ड. चाहे वो बॉन्ड का रुपया हो, वो सब होता है फंड बेस्ड. नॉन फंड बेस्ड में क्या होगा? बैंक मेरे को रुपया नहीं देगा, मेरे बिहाफ पर गारंटी देगा या फिर मेरे बिहाफ पर एलसी इशू करेगा. एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा. ये होता है नॉन फंड बेस्ड. फंड बेस्ड में क्या होता था? बैंक डायरेक्टली मेरे को लोन दे रहा था, बैंक डायरेक्टली मेरे को वर्किंग कैपिटल दे रहा था, बैंक डायरेक्टली मेरे को ओवरड्राफ्ट दे रहा था, बैंक डायरेक्टली मेरे को कैश क्रेडिट दे रहा था फंड बेस्ड में. या फिर मेरा कंपनी मसाला बॉन्ड इशू कर रहा था या कोई नॉर्मल बॉन्ड इशू करके फंड रेज कर रहा था. वो डेट फंड था, फंड बेस्ड. अभी डेट फंडिंग में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फंड बेस्ड. मतलब बैंक डायरेक्टली मेरे को पैसा नहीं देगा, रादर बैंक मेरे लिए गारंटी देगा, रादर बैंक मेरे लिए एलसी इशू करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा. तो ये है नॉन फंड बेस्ड. आइए एक एक करके हम लोग इसको क्रैक करेंगे. देखिए दोस्तों, देखिए क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. फंड बेस्ड भी होता है, नॉन फंड बेस्ड भी होता है. फंड बेस्ड लास्ट क्लास अपने कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे क्लासेस से पढ़ रहे थे. और नॉन फंड बेस्ड भी होता है. फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होगा. हाँ, फंड बेस्ड में तो कैश का आउटफ्लो होगा. शुरुआत में ही बैंक मेरे को रुपया दे देगा, तो शुरुआत में इनिशियली कैश का आउटफ्लो होता है. कैश आउटफ्लो, देयर इज अ कैश आउटफ्लो राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, है ना. जैसे एग्जांपल दीजिए तो सर, अरे एग्जांपल अभी तो बोले, टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, है ना. टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब हो गया जिसमें शुरुआत में कैश का आउटफ्लो हो जाता है. शुरुआत में कैश का आउटफ्लो हो जाता है. ठीक है, यस सर. और बैंक इसके ऊपर क्या कमाता है? अरे बैंक मेरे को बैंक ओडी देगा, कैश क्रेडिट देगा, तो मेरे से इंटरेस्ट लेगा, तो बैंक के लिए इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है. इनकम अर्न्ड बाय द बैंक व्हेन दे एक्सटेंड फंडेड फैसिलिटी टू द बोरोवर. द इनकम दैट द बैंक्स अर्न इज अकाउंटेड अंडर इनकम हेड इंटरेस्ट. इनकम जो बैंक को होगा वो इंटरेस्ट इनकम का होता है. ठीक है, इनकम हेड कौन सा रहेगा उनका? इंटरेस्ट इनकम. पक्का सर? यस सर. लेकिन दोस्तों नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या होता है? देयर इज नो कैश आउटफ्लो. शुरुआत में कोई कैश आउटफ्लो नहीं है. शुरुआत में कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं है. लेटर ऑन देयर मे और मे नॉट बी कैश आउटफ्लो. इतना तो समझना पड़ेगा. शुरुआत में तो कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा नॉन फंड बेस्ड में. बाद में लेटर स्टेज में कैश आउटफ्लो हो भी सकता है बैंक का, नहीं भी हो सकता है. आज मान लो से फॉर एग्जांपल बैंक मेरे लिए गारंटी दिया है, बैंक मेरे लिए गारंटी दिया है. ठीक है, बैंक मेरे लिए गारंटी दिया. किसको? मान लो से फॉर एग्जांपल हम ना किसी से माल जो है ना उधार में खरीद रहे हैं. हम किसी पार्टी से माल उधार में खरीद रहे हैं, लेकिन वो पार्टी मेरे ऊपर शर्त लगा दिया कि मोहित जी हम लोग आपको उधार में माल तभी बेचेंगे जब आपका बैंक आपके लिए गारंटी देगा. हमने मतलब नहीं समझा. तो मेरे को समझाया, सप्लायर मेरे को समझाया कि देखिए मोहित जी हम लोग आपको उधार में माल बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा नहीं दिए ड्यू डेट पर तो आपका बैंक आपके बिहाफ पर पैसा देगा. तो बैंक से गारंटी दिलवाई. तो बैंक अगर मेरे लिए गारंटी दे रहा है, इसका मतलब कि ड्यू डेट पर अगर मोहित अग्रवाल सप्लायर को रुपया नहीं देता है तो बैंक वो रुपया सप्लायर को देगा. ठीक है ना. तो हो सकता है लेटर स्टेज में बैंक का कैश आउटफ्लो हो जाए, या अगर मैंने अपने कमिटमेंट को ऑनर कर दिया, यानी मैंने ड्यू डेट पर सप्लायर का पेमेंट कर दिया, तब बैंक पेमेंट नहीं करेगा. लेकिन अगर मैंने डिसऑनर कर दिया तब बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा. तो बैंक ऐसे ही लोगों को गारंटी दे देगा नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा तभी गारंटी देगा. या मान लो मेरा बैंक के पास ऑलरेडी एफडी था, तो बैंक के पास मेरा अगर ऑलरेडी एफडी है तो बैंक गारंटी दे देगा. ठीक है ना, क्योंकि बैंक का क्या जाएगा, मेरा एफडी तोड़ करके पैसा देगा, वो बैंक गारंटी दे देगा.
क्लियर है सर? तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्या है? एग्जांपल ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है बताए तो बैंक गारंटी है, ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट है, डिटेल में सीखने वाले हैं आज लेटर ऑफ क्रेडिट। बीजी मतलब बैंक गारंटी, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड, देयर इज नो कैश आउटफ्लो। शुरुआत में कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, शुरुआत में कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन इफ द गारंटी इज इन्वोक्ड बाय द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब जिसके बेनिफिट के लिए गारंटी दिया गया था, तो गारंटी इज इन्वोक्ड बाय द बेनिफिशियरी यानी सप्लायर, तब तो भैया बैंक विल हैव टू मेक द पेमेंट अंडर द गारंटी, है ना, तब तो भैया बैंक विल हैव टू मेक द पेमेंट अंडर द गारंटी इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। बैंक अगर गारंटी दिया है तो बैंक को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा इवन इफ देयर इज नो अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। क्लियर है सर? मक्खन की तरह। अच्छा, ये सब चीज के लिए बैंक रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बैंक रिस्क ले रहा है, उसके लिए उसको कमीशन मिलता है। बैंक जो रिस्क ले रहा है उसके लिए उसको क्या मिलता है बताओ? कमीशन मिल रहा है, कमीशन। क्लियर है सर? नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज टू नॉन बोरोवर्स ऑफ द बैंक, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं ना, हम बैंक के बोरोवर नहीं है, फिर भी बैंक मेरे लिए हो सकता है गारंटी दे क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है। तो आई मे नॉट बी अ बोरोवर ऑफ द बैंक, बैंक मेरे लिए अगर गारंटी दे रहा है सप्लायर को, आई मे नॉट बी द बोरोवर ऑफ द बैंक। क्लियर है सर? लेकिन फंड बेस में तो क्या होगा, बैंक मेरे को फंड दे रहा है तो आई एम द बोरोवर ऑफ द बैंक, बट नॉन फंड में आई मे नॉट बी द बोरोवर ऑफ द बैंक। तो ये सारा डिफरेंसेस अब इस बिटवीन, बताओ क्या, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, ठीक है ना? क्लियर है ना फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में डिफरेंसेस? यस सर, बहुत बढ़िया से क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। बैंक नॉन फंड फैसिलिटी कब देगा? देखो, बैंक नॉन फंड फैसिलिटी कब देगा, ध्यान से देखो, ये सब कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा। बैंक्स आर टू इंश्योर दैट बोरोवर हैज नॉट अवेल्ड एनी फंड बेस्ड फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक, ठीक है ना? बैंक मेरे को नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी तभी देगा जब बैंक चेक कर लेगा कि मोहित अग्रवाल के ऊपर और कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है ना, मोहित अग्रवाल और कोई बैंक से लोन तो नहीं ले रखा है ना, नहीं तो ऑलरेडी कर्जा ही कर्जा है, तो फिर बैंक मेरे लिए गारंटी क्यों देगा? कर्जा में डूबा हुआ इंसान के लिए बैंक गारंटी देगा क्या? नहीं देगा। तो बैंक मेक श्योर दैट द पर्सन फॉर होम बैंक इज गिविंग द गारंटी, द पर्सन फॉर होम द बैंक इज गिविंग द गारंटी हैज नॉट बोरोड एनी फंड्स फ्रॉम एनी बैंक इन इंडिया। हमने और कोई बैंक से रुपया नहीं लिया इंडिया में। तो जब नॉन फंड फैसिलिटी देगा ना बैंक, यानी गारंटी वगैरह देगा ना मेरे को, तो बैंक हमसे एक डिक्लेरेशन ले लेगा कि भैया हमने और कोई जो है ना ये फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर रखा, ठीक है ना? और नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी अगर हम कोई दूसरा बैंक से ले रखे हैं तो वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। अगर फंड बेस्ड फैसिलिटी हम एंजॉय कर रखे हैं, बैंक से लोन ले रखे हैं, तब तो भैया नॉन फंड फैसिलिटी मिलेगा ही। और अगर दूसरा बैंक भी मेरे लिए गारंटी दे रखा है, यानी दूसरा बैंक मेरे को नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी दे रखा है, तो ये मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा दूसरा बैंक को, ठीक है, जिससे अभी हम और नॉन फंड फैसिलिटी चाह रहे हैं। मतलब अगर हम फिर से दूसरा बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से बैंक गारंटी ले रहे हैं, एचडीएफसी से ऑलरेडी बैंक गारंटी लिया हुआ है, तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक को बताना पड़ेगा मेरे पास ऑलरेडी एचडीएफसी का बैंक गारंटी है, अब मैं तुमसे नया बैंक गारंटी ले रहा हूँ आईसीआई। क्लियर? और एचडीएफसी से अक्सर अगर आप लोन ले रखे हैं तो आईसीआईसीआई मार के भगा देगा, लोन ले रखे हो तो बैंक गारंटी नहीं मिलेगा, कर्जे में डूबे हुए हो तुम। क्रेडिट अप्रेजल करेगा। सर क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है? अरे बाप रे बाप, कल ही तो सिखाए थे। सेम तरीके से क्रेडिट अप्रेजल मतलब कि मेरे को ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जैसे फंड बेस्ड में क्रेडिट अप्रेजल होता था ना, वैसे नॉन फंड में भी क्रेडिट अप्रेजल होगा। तो बैंक्स आर टू अंडरटेक सिमिलर क्रेडिट अप्रेजल एज फॉर फंड बेस्ड फैसिलिटीज। क्लियर है सर? और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच फैसिलिटी शैल बी मैंडेटरीली फर्निश्ड टू द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। जो सिविल होता है ना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर बैंक मेरे को ये नॉन फंड फैसिलिटी देगा तो बैंक सिविल को ये बता देगा कि भाई मोहित अग्रवाल को ये नॉन फंड फैसिलिटी मिला हुआ है, तो बैंक सिविल को बता देगा। फंड बेस्ड फैसिलिटी का एग्जांपल आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, बिल फाइनेंस, हायर परचेज। नॉन फंड अपने चालू करने वाले हैं जिसमें एलसी आता है, स्टैंड बाई एलसी भी आता है। क्या होता है सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट? टाइम लगेगा, आज लेटर ऑफ क्रेडिट सीखेंगे, ठीक है, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट भी आएगा, बैंक गारंटी भी आएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट है, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट है, एक ही है स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। ये तीन चीजें आपका नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, ये तीन चीजें आपका नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। 3 क्लास में अपना ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, अभी एलसी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी अपने लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बस खत्म, चैप्टर खत्म, 7 पन्ना का ही चैप्टर है, तो 2 से 3 क्लास में अपना खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, यहां तक क्लियर है ना बेटा? चलो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े, फंड बेस्ड और नॉन फंड में डिफरेंस क्या होता है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा फंड बेस्ड का एग्जांपल, नॉन फंड बेस्ड का एग्जांपल और नॉन फंड फैसिलिटी, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही मेरे को मिलेगा।
पहला कंडीशन क्या है, मैंने किसी से फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं ले रखा हो, और दूसरा बैंक से अगर नॉन फंड फैसिलिटी ले रखा है तो इस बैंक को भी मेरे को बताना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, बैंक मेरा क्रेडिट अप्रेजल करेगा, जैसे फंड बेस्ड फैसिलिटी में करता था वैसे नॉन फंड बेस्ड में भी मेरा क्रेडिट अप्रेजल करेगा, और बैंक अगर मेरे को नॉन फंड फैसिलिटी देगा तो ये सिविल को बता देगा। चलो लिखना चालू करिए पहले यहां तक जनाब। देखिए हेडिंग दे दीजिए प्लीज, चैप्टर नंबर 8, इंडियन डेट फंड, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। फंड बेस्ड क्रेडिट एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में डिफरेंसेस। लिखिए फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा, नॉन फंड में इनिशियल कैश आउटफ्लो नहीं होगा, लेटर पीरियड में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बैंक फंड बेस्ड क्रेडिट में अपना इनकम क्या बुक करते हैं, इंटरेस्ट, और नॉन फंड में कमीशन।
कस्टमर तो बोरोवर ही है ना यहाँ। नॉन फंड में ऐसा जरूरी नहीं है। लिख लिया चारों डिफरेंसेस? डन है सर। कंडीशंस on the basis of which banks give non-fund based credit. Conditions on the basis of which banks give non-fund based credit. 3 कंडीशन था। The person has not availed fund based credit from any other bank in India. He shall also give a declaration about non-fund based credits, if any, received from any other bank. नॉन फंड यानी वही गारंटी वगैरह मिला किसी और बैंक से तो ये डिक्लेयर करो। क्रेडिट अप्रेजल पक्का होगा। क्रेडिट अप्रेजल विल बी डन by banks just like fund based credit. Bank will provide information to credit information companies.
हट जा रहे हैं, लिख लीजिए, लिखिए आराम से। लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए। चलो एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, चलो 3 मिनट ले लो। ये फंड बेस नॉन फंड बेस का डिफरेंसेस पढ़ो और कंडीशंस पूरा दिमाग में इस तरीके से पढ़ो कि याद हो जाए, फिर से कॉपी नहीं खोलना पड़े। 3 मिनट्स, गो फॉर इट।
डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जनाब। अब नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी का सबसे पहला, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में तीन ही चीज पढ़ना है आपको, एलसी पढ़ना है, स्टैंडर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ना है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ना है और बैंक गारंटी पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा चीज है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो आइए पहले उसी को सल्टाते हैं। आइए, सबसे पहले मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, आखिर लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, पूरा प्रोसेस समझो कि लेटर ऑफ क्रेडिट आखिर होता क्या है। बहुत कंसंट्रेशन करना, हाँ। पहले रफक चल, अभी कॉपी मत करो, मैं सब कॉपी करवाऊंगा, अभी रफक चल रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, सुनो आखिर लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी आखिर होता क्या है। एक इंपोर्टर रहेगा, मान लो एक इंडियन इंपोर्टर है, इंडियन इंपोर्टर है तो ऑब्वियसली बात है एक फॉरेन एक्सपोर्टर भी है। अब इंडियन इंपोर्टर को उधार में माल खरीदना है एक्सपोर्टर से। इंडियन इंपोर्टर वांट्स टू बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द एक्सपोर्टर, फॉरेन एक्सपोर्टर। इंडियन इंपोर्टर वांट्स टू बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉरेन एक्सपोर्टर। तो फॉरेन एक्सपोर्टर बोला ठीक है, हम तेरे को माल भेज देते हैं इंपोर्टर, 3 महीना का क्रेडिट पीरियड है, 3 महीना बाद इंपोर्टर तुम पेमेंट कर देना, 3 महीना बाद पेमेंट कर देना। लेकिन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोला भाई तेरा क्या भरोसा, तुम इंडिया इतना बड़ा देश है, कहीं पर भी जाकर के छुप गया तो, तेरे कुछ लोग तो इंडिया से यहां पर भी आकर के छुपे हुए हैं, जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, वैसे तुम भी अगर छुप गया तो इंपोर्टर बोला, इंडियन इंपोर्टर बोला क्या चाहिए आपको, बोलिए एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर बोला कि अबे ओए इंपोर्ट, एक्सपोर्टर बोला, ये फिरंगी एक्सपोर्टर बोला अबे ओए इंपोर्टर, तुम ना अपना आईसीआईसीआई बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, एलसी इशू करो। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलसी इशू करो, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करो, एलसी। अब आईसीआईसीआई बैंक जो है ना, आईसीआईसीआई बैंक तो हम लोग यहां पर बोलते हैं इशूइंग बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज कॉल्ड इशूइंग बैंक। क्यों इशूइंग बैंक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है। एलसी क्या हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से माल बेचते हैं, एक्सपोर्टर अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से माल बेचते हैं और अगर ये इंपोर्टर रुपया नहीं चुकाता है तो चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, हम लोग आपका ऑनर करेंगे पेमेंट को। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली नथिंग बट एन अंडरटेकिंग बाय द इशूइंग बैंक that it is going to honor the payment, it is going to honor the payment। एक्सपोर्टर अब चिंता मत करिए, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से माल बेचते हैं इंपोर्टर को तो आप बिल ड्रॉ करिए, आपका बिल ऑनर हम लोग करेंगे। आप भूल जाइए इंपोर्टर को, इंपोर्टर हम लोग को पैसा देगा और आपका बिल हम लोग ऑनर करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक फिरंगी एक्सपोर्टर को बोल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक फिरंगी एक्सपोर्टर को बोल रहा है आप माल बेचो इसको टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एक्सपोर्टर प्लीज सेल द गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन टू द इंपोर्टर, ड्रॉ अ बिल, सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू अस एंड दैट बिल विल बी ऑनर्ड बाय अस इशूइंग बैंक। तो ऑब्वियस बात है हम बिल ऑनर करेंगे, ऑब्वियस बात है इंपोर्टर से पैसा लेकर के पक्का, और इंपोर्टर पैसा नहीं दिया तो फिर भी मेरे को ऑनर करना पड़ेगा, फिर भी मेरे को ऑनर करना पड़ेगा, यही तो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जाहिर सा बात है अगर हम एलसी इशू करेंगे तो इंपोर्टर से हम कमीशन भी लेंगे और उसका हम क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करेंगे, क्रेडिट अप्रेजल भी करेंगे कि ये एलसी इशू करने लायक है कि नहीं, इसके ब्याह पर एलसी इशू करने लायक है कि नहीं। क्लियर है सर। अब इसमें और भी पार्टीज रहते हैं, और पार्टीज कौन रहते हैं ध्यान से देखो। एक्सपोर्टर जो है ना बहुत बड़ा सौदा है, बहुत बड़ा माल एक्सपोर्ट करने वाला है, वो अकेला आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी हो सकता है भरोसा ना करे, बोला नहीं नहीं यार ठीक है तुम्हारा क्या भरोसा है यार, मेरे को एक और बैंक चाहिए, इंडिया में एक और बैंक चाहिए जो इस बैंक के बिहाफ पर भी गारंटी ले। तो अगर एक्सपोर्टर का डिमांड है कि मेरे को एक और बैंक चाहिए जो गारंटी ले इस बैंक के बिहाफ पर, इशूइंग बैंक के बिहाफ पर गारंटी ले, तो एक और बैंक को हम लोग बोलते हैं कंफर्मिंग बैंक। क्या बोलते हैं बताओ तो, कंफर्मिंग बैंक। ये भी इंडिया का ही बैंक रहेगा कंफर्मिंग बैंक, और ये कंफर्म करेगा एक्सपोर्टर को कि आप क्यों चिंता करते हैं, अगर इशूइंग बैंक एलसी ऑनर नहीं किया तो कंफर्मिंग बैंक एलसी ऑनर करेगा। मतलब कंफर्मिंग बैंक इज अ गारंटर फॉर इशूइंग बैंक। क्लियर है सर, क्लियर है, जाहिर सा बात है
इंपोर्टर से जो हम लोग कमीशन चार्ज कर रहे हैं, अबे इंपोर्टर मोटा कमीशन चार्ज करेंगे क्योंकि तेरा जो एक्सपोर्टर है ना, वो और एक बैंक उसको चाहिए, कंफर्मिंग बैंक। तो इंपोर्टर भाई साहब, आपसे जो हम लोग कमीशन ले रहे हैं ना, मोटा कमीशन इसलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कमीशन हम लोग को कंफर्मिंग बैंक के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। कंफर्मिंग बैंक फ्री में तो कंफर्म करेगा नहीं, उसके साथ भी कमीशन शेयर करना पड़ेगा। यहां तक सो फार सो गुड, यहां तक सो फार सो गुड है क्या? कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन कमॉन, फटाफट मेरे को बता दो, यहां तक सो फार सो गुड है क्या? यस सर। अब एक आता है एडवाइजिंग बैंक, बस खत्म होने वाला है। एक आता है एडवाइजिंग बैंक और एक आता है नेगोशिएटिंग। कौन आता है बताओ तो? नेगोशिएटिंग, तो नॉमिनेटेड बैंक भी बोलते हैं, नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या काम करेगा और नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक क्या काम करेगा? ये दोनों बैंक जो है ना, एक्सपोर्टर कंट्री का है। ये दोनों बैंक एक्सपोर्टर कंट्री के। इशुइंग बैंक जो एलसी इशू की है, इशुइंग बैंक जो एलसी इशू की है ना, वो एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा। इशुइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके पास जाएगा? एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा। एलसी चला गया एडवाइजिंग बैंक के पास। अब एडवाइजिंग बैंक जो है ना, जो कि एक्सपोर्टर कंट्री में है, एडवाइजिंग बैंक जो कि एक्सपोर्टर कंट्री में, एक्सपोर्टर के कंट्री में एडवाइजिंग बैंक है, वो एलसी को चेक करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को चेक करेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट जेन्युइन है ना, फेक तो नहीं है ना, प्रॉपर है ना, वैलिड है ना, इनवैलिड तो नहीं है ना। तो वैलिड एलसी है कि नहीं है, ये एडवाइजिंग बैंक जो है चेक करेगा और एडवाइस कर देगा एक्सपोर्टर को। हाँ एक्सपोर्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने एलसी चेक किया है, जो इशुइंग बैंक ने एलसी भेजा ना, सही है, वैलिड है। तो ये एडवाइस करेगा एक्सपोर्टर को कि एलसी वैलिड है कि नहीं। याद रहे, ये खाली एडवाइस कर रहा है एक्सपोर्टर को कि तेरे लिए जो एलसी आया है वो वैलिड है कि नहीं। ये कोई भी प्रकार का गारंटी नहीं दे रहा है। यानी अगर इशुइंग बैंक फेल हो गया और कंफर्मिंग बैंक भी फेल हो गया, तो क्या एडवाइजिंग बैंक को आप लायबल कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। एडवाइजिंग बैंक कोई भी प्रकार का गारंटी नहीं दे रहा है, वो लायबल नहीं, वो खाली एडवाइस कर रहा है एक्सपोर्टर को कि एलसी जेन्युइन है कि नहीं। अब आता है नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक, ये भी एक्सपोर्टर के कंट्री में रहता है। एक्सपोर्टर माल बेच दिया, तो अब डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड, डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड, डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स हैव बीन डिस्पैच, गुड्स हैव बीन शिप्ड। अरे एक्सपोर्टर गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा ना, और बिल भी तो ड्रॉ करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सपोर्टर जो नेसेसरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है अलॉन्ग विद द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो सब का सब भेजेगा नेगोशिएटिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक, ये चेक करने के लिए कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सही है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज सही से ड्रॉ हुआ है ना। तो नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक जो है ना, वो चेक कर लेगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं, और फिर जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये फॉरवर्ड कर देगा किसको किसको? इशुइंग बैंक को। नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक आफ्टर चेकिंग द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज विल फॉरवर्ड इट टू द इशुइंग बैंक, एंड इशुइंग बैंक जो है फिर इंपोर्टर से पैसा लेगा और पैसा लेकर के एक्सपोर्टर को दे देगा, पेमेंट कर देगा। और अगर इंपोर्टर पैसा नहीं दिया फिर भी इशुइंग बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इशुइंग बैंक भी फेल हो गया तो कंफर्मिंग बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। कंफर्मिंग बैंक भी फेल हो गया, ऐसे नहीं होता बेटा, एलसी बहुत स्ट्रांग होता है। इशुइंग बैंक की पहला बात फेल नहीं होगा, क्लियर है सर? और हो गया तो फिर एक्सपोर्टर का नुकसान, अगर इन लोग सब फेल हो गया फिर जाओ केस करो इसके ऊपर, इंसॉल्वेंसी का, इंपोर्टर के ऊपर। तो ये थे सारे के सारे पार्टीज लेटर ऑफ क्रेडिट के, मैं सब लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। बट एक बार ओवरव्यू समझ में आ गया है क्या? फटाफट मेरे को बताओ, लेटर ऑफ क्रेडिट का ओवरव्यू समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से मैं ये वाला डायग्राम फिर से आपको बना करके दिखाता हूँ। एक पार्टी कौन है? इंडियन इंपोर्टर है, और एक पार्टी कौन है? फॉरेन एक्सपोर्टर है। ये तो समझ में आता होगा ना, इंडियन इंपोर्टर एंड फॉरेन एक्सपोर्टर। एक इंडियन इंपोर्टर, एक फॉरेन एक्सपोर्टर। इंडियन इंपोर्टर फॉरेन एक्सपोर्टर से माल मंगवा रहा है, तो एक्सपोर्टर बोला भाई तेरे को मैं माल दे दूं, तेरे को मैं माल दे दूं और तू पैसा नहीं दिया तो? इंपोर्टर बोला अगर हम पैसा दे दें और तुम माल नहीं दिए तो? दोनों का प्रॉब्लम है रे बाबा, दोनों का प्रॉब्लम है। इंपोर्टर पहले पैसा क्यों दे? पहले माल आएगा मेरे घर में, उसके बाद हम पैसा देंगे। लेकिन एक्सपोर्टर को डर लग रहा है कि अगर इसको माल डिस्पैच कर दिए, माल इसके घर पहुंच गया, ये पैसा नहीं दिया तो हेयर कम्स अ पिक्चर ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अब इंपोर्टर क्या करेगा? अपना इशुइंग बैंक के पास जाएगा। इंपोर्टर एक इशुइंग बैंक के पास जाएगा, मान लो आईसीआईसीआई बैंक के पास गया, और इशुइंग बैंक को बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पर लिख करके दो। इशुइंग बैंक को बोलेगा, इंपोर्टर इशुइंग बैंक को बोलेगा कि इशुइंग बैंक आप मेरे बिहाफ पर लिख करके दो कि हम लोग पेमेंट कर देंगे अगर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सही सलामत आ जाता है, शिपिंग का प्रूफ आ जाता है और वो बिल ड्रॉ कर देता है, तो हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे, लिख करके दो। इसी लिखावट को हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इशुइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट तभी इशू करेगा जब इंपोर्टर का क्रेडिट वर्दिनेस स्ट्रांग होगा।
एक्सपोर्टर बोलता है ना ना हमको इशूइंग बैंक का अकेले भरोसा नहीं है, तुम और एक बैंक का गारंटी दिलवाओ, तो एक आता है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक, ये इशूइंग बैंक और ये कंफर्मिंग बैंक दोनों इंपोर्टर के कंट्री के होते हैं। कंफर्मिंग बैंक एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है, कंफर्मिंग बैंक एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है, ठीक है, एक गारंटर का काम करता है कि अगर इशूइंग बैंक एलसी को ऑनर नहीं किया तो कंफर्मिंग बैंक तो पक्का ही एलसी को ऑनर कर देगा। फिर एक्सपोर्टर के कंट्री में रहेगा एडवाइजिंग बैंक। एक्सपोर्टर का जो कंट्री है वहां पर रहेगा एडवाइजिंग बैंक। ये एडवाइजिंग बैंक का क्या काम रहेगा सर? जो एलसी इशू हो रहा है इशूइंग बैंक द्वारा, इशूइंग बैंक द्वारा जो एलसी इशू हो रहा है वो जाएगा एडवाइजिंग बैंक के पास। एडवाइजिंग बैंक चेक करेगा, एडवाइजिंग बैंक, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो उतना टेक्निकलिटी आता नहीं है ना, एक्सपोर्टर को तो उतना जेन्युइनिटी चेक नहीं करना था ना एलसी का, तो एक्सपोर्टर एडवाइजिंग बैंक को अपॉइंट करेगा। एडवाइजिंग बैंक चेक करेगा कि एलसी जेन्युइन है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और फिर एडवाइस कर देगा एक्सपोर्टर को। ध्यान रहे यहां पर एडवाइजिंग बैंक का खाली काम है ये बताना कि एलसी वैलिड है कि नहीं। एडवाइजिंग बैंक लायबल नहीं है एक्सपोर्टर को रुपया चुकाने के लिए। अगर इंपोर्टर या इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक डिफॉल्ट कर दिया, एडवाइजिंग बैंक लायबल नहीं है एक्सपोर्टर को रुपया चुकाने के लिए, वो खाली एडवाइस कर रहा है कि एलसी वैलिड है। अब अगर एडवाइजिंग बैंक बोला हाँ हाँ एक्सपोर्टर एलसी वैलिड है, तो एक्सपोर्टर बोला ठीक है एलसी वैलिड है, तब चलो इसको माल डिस्पैच कर देते हैं। एक्सपोर्टर माल डिस्पैच कर देगा इंपोर्टर को। माल डिस्पैच करने के बाद जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है एंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्टर अपने ही कंट्री में एक नेगोशिएटिंग बैंक जो है उसको सबमिट करेगा। नेगोशिएटिंग बैंक जो है या नॉमिनेटेड बैंक भी बोलते हैं इसको, नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक जो है उसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करेगा। ये अगर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, नेगोशिएटिंग बैंक नॉमिनेटेड बैंक का काम है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक कर लिया, सब सही है, तो फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग बैंक, फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक पेमेंट कर देगा। इंपोर्टर से पेमेंट लेगा और एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, इंपोर्टर से पेमेंट लेकर के एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा इशूइंग बैंक। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है लेटर ऑफ क्रेडिट का। मक्खन है सर, पूरा मक्खन है सर, बहुत बढ़िया। पीएनबी वाला जो घोटाला हुआ था आज से बहुत साल पहले, सालों पहले, नीरव मोदी घोटाला किया था। नीरव मोदी लेटर ऑफ क्रेडिट का ही घोटाला किया था। क्या घोटाला किया था नीरव मोदी, मैं आपको बताता हूं। पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी दोनों मिलकर के घोटाला किया, पीएनबी मिला हुआ था। नीरव मोदी क्या था? नीरव मोदी इंपोर्टर था। नीरव मोदी इंपोर्टर था। क्या चीज का इंपोर्ट करता था? डायमंड्स का। नीरव मोदी डायमंड्स का इंपोर्ट करता था एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर, फॉरेन एक्सपोर्टर लोग से, बहुत सारा फॉरेन एक्सपोर्टर था। अब नीरव मोदी क्या बोलता था फॉरेन एक्सपोर्टर लोग को कि आप टेंशन मत लो, हम लोग आपको एलसी इशू कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं। अब नीरव मोदी क्या करता था? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक है, पीएनबी को जाकर के पीएनबी के ऑफिशियल्स को घूस खिला दिया। पीएनबी के ऑफिशियल लोग को घूस खिला दिया कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे नाम पर फाड़ते जाओ, ठीक है। कंफर्मिंग बैंक कोई नहीं था, खाली एक ही बैंक था। कंफर्मिंग बैंक तो होना जरूरी नहीं है ना, कंफर्मिंग बैंक तो कब होगा जब एक्सपोर्टर जिद्दी करेगा नहीं मेरे को कंफर्मिंग बैंक भी चाहिए। कंफर्मिंग बैंक कोई नहीं था, खाली इशूइंग बैंक था पीएनबी। और एक्सपोर्टर के खुद के कंट्री में कौन था? एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटेड बैंक। एडवाइजिंग बैंक और नेगोशिएटेड बैंक का तो क्या काम है, उन लोग तो खाली एक तरीके से बिचौलिया है, पेपर वेपर चेक करने के लिए। एडवाइजिंग बैंक एलसी चेक करता था, एलसी वैलिड रहता था। नेगोशिएटेड बैंक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट चेक करता था, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरवर्ड करता था पीएनबी को। अब पीएनबी को तो नीरव मोदी से पैसा लेकर के चुकाना था ना, नीरव मोदी पैसा नहीं देता था पीएनबी को, तो पीएनबी को लेटर ऑफ क्रेडिट ऑनर करना पड़ता था। पीएनबी लेटर ऑफ क्रेडिट ऑनर पे ऑनर किए जाता था। फिर नया लेटर ऑफ क्रेडिट फिर से नीरव मोदी घूस खिलाता था, नीरव मोदी फिर से पीएनबी के ऑफिसरों को घूस खिलाता था, नया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता था। फिर जब पेमेंट का बारी आता था नीरव मोदी पेमेंट नहीं करता था, पीएनबी ही पेमेंट करता था लेटर ऑफ क्रेडिट का। इस तरीके से नीरव मोदी जो है एलसी के माध्यम से पीएनबी के ऑफिशियलों को ब्राइब कर करके खूब फ्रॉड किया। अब पीएनबी के ऑफिशियल कहां पर है? जेल में। जिन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था वो जेल में। नीरव मोदी कहां पर है? वो तो कंट्री छोड़ करके भाग गया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2 जन के लिए तो लाया गया। विजय माल्या जो कंट्री छोड़ करके भागा और नीरव मोदी जो कंट्री छोड़ करके भागा, उसी के कारण तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लाया गया। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया से क्लियर। तो ये थे सारे के सारे पार्टीज इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द प्रोसेस। पार्टीज ऑफ प्रोसेस क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है सर, मजा आ गया। ये देखो सबसे पहले पार्टीज इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो आप देखिए जनाब, एप्लीकेंट यानी कौन? इंपोर्टर, इंडियन इंपोर्टर। इशूइंग बैंक कौन? इशूइंग बैंक बताए ना, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा।
एडवाइजिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक कहाँ रहेगा? एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर के कंट्री का रहेगा। बेनिफिशियरी कौन है? एक्सपोर्टर, जिसको पेमेंट मिलना है। नेगोशिएटिंग बैंक, ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक कौन रहेगा? जो वो भी एक्सपोर्टर की कंट्री का रहेगा, जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करेगा, ठीक है ना? यस सर। और रीइंबर्सिंग बैंक मतलब यार इशूइंग बैंक और रीइंबर्सिंग बैंक सेम होता है। और कंफर्मिंग बैंक कौन हो गया? कंफर्मिंग बैंक मेरे को बताओ तो, इंपोर्टर करेगा कि एक्सपोर्टर करेगा? फटाफट बताओ, कंफर्मिंग बैंक इंपोर्टर करेगा कि एक्सपोर्टर का? कंफर्मिंग बैंक इंपोर्टर की कंट्री करेगा कि एक्सपोर्टर की कंट्री का? इंपोर्टर के कंट्री का रहेगा ना कंफर्मिंग बैंक तो। क्लियर? अब एक एक पार्टी को एक्सप्लेन करते हैं। एप्लीकेंट कौन हो गया बताओ, फटाफट बताओ। एप्लीकेंट हो गया बायर यानी इंपोर्टर द गुड्स। एप्लीकेंट इज द बायर यानी इंपोर्टर ऑफ द गुड्स। दिस पर्सन हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ एलसी। यही तो एलसी का पेमेंट करेगा। मेरे को बताओ, इंपोर्टर एलसी का पेमेंट किसको करेगा? इशूइंग बैंक को करेगा, है ना? इशूइंग बैंक को करेगा, तभी ना इशूइंग बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। मक्खन की तरह क्लियर है सर। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलसी, सारा डॉक्यूमेंट अगर मिल गया तो एप्लीकेंट पेमेंट कर देगा इशूइंग बैंक को और इशूइंग बैंक पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। अब इशूइंग बैंक कौन होता है? एप्लीकेंट का बैंकर होता है, इंपोर्टर का बैंकर होता है। इंपोर्टर यानी बायर का बैंक है इशूइंग बैंक, ठीक है ना? जो अपना नाम पर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, वही इशूइंग बैंक है। यही लायबल है पेमेंट करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स जो है ना सही सलामत आ गया। डॉक्यूमेंट सही सलामत कहां से आएगा? नेगोशिएटिंग बैंक से बताए थे ना। नेगोशिएटिंग बैंक और एक नाम क्या होता है? नॉमिनेटेड बैंक। डॉक्यूमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ एलसी। दिस बैंक गेट्स 5 days टू चेक द डॉक्यूमेंट। जो नेगोशिएटिंग बैंक है यानी नॉमिनेटेड बैंक है, उसको डॉक्यूमेंट मिल गया, वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया इशूइंग बैंक को, 5 दिन मिलेगा इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट चेक करने का। एडवाइजिंग बैंक जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये खाली वेरीफाई करता है कि एलसी जेन्युइन है कि नहीं, और ये लायबल नहीं है। दिस बैंक हैज नो ऑब्लिगेशन, इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ये खाली ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। इशूइंग बैंक ब्रांच इन द एक्सपोर्टर कंट्री। ये एडवाइजिंग बैंक क्या है? ये बैंक का ब्रांच है इन द एक्सपोर्टर कंट्री टू हुम द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंट, टू हुम द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंट, ठीक है, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन आफ्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथेंटिकेशन के बाद किसको दे देगा? सेलर यानी एक्सपोर्टर को, यानी बेनिफिशियरी को ये फॉरवर्ड कर देगा, अगर ऑथेंटिकेट हुआ तो, जेन्युइन हुआ तो। मक्खन है सर। बेनिफिशियरी यही तो एक्सपोर्टर है। द पार्टी टू हुम द क्रेडिट इज एड्रेस, मतलब सेलर और एक्सपोर्टर, सप्लायर ऑफ द गुड्स। आइए, सेलर एक्सपोर्टर सप्लायर जो बोलना बोलो, इसी को पेमेंट मिलेगा अगेंस्ट एलसी। क्लियर है? मैक्सिमम 21 डेज के अंदर मिल जाता है। जनरली पेमेंट 21 डेज के अंदर मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। तो माल शिप किया 21 डेज में पूरा, तो तुमको पेमेंट मिल जाएगा। नेगोशिएटिंग बैंक यानी नॉमिनेटेड बैंक होता है। जी हाँ, नेगोशिएटिंग बैंक यानी नॉमिनेटेड बैंक। ये इसका क्या काम है बताओ तो? टू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट्स व्हेन सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर शिपिंग कर दिया, तो मैंने क्या बताया था? एक्सपोर्टर शिपिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेगा? बिल किसके ऊपर रेज करेगा? नेगोशिएटिंग बैंक को। नेगोशिएटिंग बैंक फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग बैंक को। ठीक है। रीइंबर्सिंग बैंक इशूइंग बैंक की है। रीइंबर्सिंग बैंक और कोई नहीं है, इशूइंग बैंक ही होता है जो पेमेंट करेगा। कंफर्मिंग बैंक मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। कंफर्मिंग बैंक मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, इंपोर्टर के कंट्री का रहेगा। बैंक एडिंग कंफर्मेशन टू द क्रेडिट व्हिच अंडरटेक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेमेंट बाय द इशूइंग। कंफर्मिंग बैंक इज अ बैंक व्हिच undertakes the responsibility of the issuing bank to make the payment, undertakes the responsibility of payment by the issuing bank। पक्का? और अगर इशूइंग बैंक फेल कर गया तो कंफर्मिंग बैंक पे करेगा। क्लियर है सर? मक्खन की तरह क्लियर है। तो ये था पूरा प्रोसेस एलसी का। फटाफट लिखना चालू कर दो। पार्टीज इन्वॉल्व इन एलसी ऑब्लिक प्रोसेस ऑफ एलसी। पार्टीज इन्वॉल्व इन एलसी ऑब्लिक प्रोसेस ऑफ एलसी। पहले मेरे को एक बार बनाने दो, फिर तुम कॉपी करना, ठीक है? पहले एक बार डायग्राम के फ्लो से समझा रहे हैं। इंपोर्टर
issuing bank, confirming bank, advising bank, negotiating oblique nominated bank, exporter. Person buying the goods, importers bank, issuing bank कौन है? इंपोर्टर का बैंक है. Which issues LC, that is undertaking to make the payment, undertaking to make the payment to exporter. Confirming बैंक कौन है? Guarantor for issuing bank. Who shall make payment if issuing bank fails? Advising bank, ये एक्सपोर्टर का बैंक है. बैंक इन एक्सपोर्टर्स कंट्री, which shall receive LC and advise whether it is genuine or not. And then forward it to exporter. Genuine होगा तो exporter को forward कर देगा. ये liable नहीं होगा पेमेंट करने के लिए. But it is not liable to make payment of LC to exporter. ये खाली एडवाइस करेगा कि भाई तेरा LC जेन्युइन है कि नहीं. नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक कौन है? ये देखेगा एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं. नेगोशिएटिंग बैंक नॉमिनेटेड बैंक देखेगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सही है ना, माल सही में शिप हुआ है ना. तो नॉमिनेटेड क्यों बोलते पता है? ये एक्सपोर्टर के कंट्री में जरूर है, लेकिन इसको अपॉइंट एक्सपोर्टर नहीं करता. इसको अपॉइंट करता है एक्सपोर्टर के कंट्री में इशुइंग बैंक. इशुइंग बैंक अपॉइंट करता है, इशुइंग बैंक नॉमिनेटेड बैंक को कि भाई देख वहां से एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट ले ले और देख ले जेन्युइन है कि नहीं. बैंक इन एक्सपोर्टर्स कंट्री,
nominated यानी specified by the issuing bank to receive export documents and check the authenticity of those documents. And confirm the issuing bank whether to make payment or not. और इसको कितना दिन मिलता है चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बताओ 5 दिन ये कंपलसरी नहीं है 5 दिन जनरली हाँ generally it gets 5 days to check those documents. एक्सपोर्टर कौन हो गया रे बाबा पर्सन सप्लाइंग द गुड्स सेलर और सप्लायर ऑफ गुड्स इसी को तो पैसा मिलेगा who shall receive the payment generally within 21 days of shipment of goods. Generally within 21 days of shipment of goods. Person buying the goods and liable to make payment to issuing bank. इंपोर्टर किसको पैसा देगा इशूइंग बैंक को मजा आ गया यार रीइंबर्सिंग बैंक इशूइंग बैंक ही होता है सब पार्टीज को नंबरिंग दे देते हैं इंपोर्टर हो गया एक इशूइंग बैंक हो गया दूसरा कंफर्मिंग बैंक हो गया तीसरा एडवाइजिंग बैंक हो गया चौथा नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक 0.5 है एक्सपोर्टर 0.6 है 0.7 लिख दे रहे हैं रीइंबर्सिंग बैंक is generally the issuing bank या फिर इसका कोई ब्रांच इशूइंग बैंक का कोई ब्रांच फॉरेन कंट्री में जैसे आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर मान लो फॉरेन कंट्री में ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोर्टर के कंट्री में ब्रांच है तो आईसीआईसीआई बैंक इशूइंग बैंक है वो बोलेगा ए ब्रांच ब्रांच पेमेंट कर देना एक्सपोर्टर को तो इस रीइंबर्सिंग बैंक इज जनरली द इशूइंग बैंक और its branch in exporter's country who shall make payment to exporter
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी जब हम लिख रहे थे तब आप फिर से समझ रहे थे, अभी आप लिखेंगे तो फिर से आप समझेंगे और लिखेंगे, तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए लिखना चालू करिए, हम हट जा रहे हैं, लिखिए। लिख लीजिए। कम ऑन गाइस, फास्ट। डन। कंफर्म करो, डन है क्या? कंफर्म वेरी फास्ट, इज इट डन? फिर ये पॉइंट नंबर 6, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है? सेलर और सप्लायर ऑफ गुड्स हु शैल रिसीव द पेमेंट जनरली विद इन 21 days ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स।
ठीक है ना। फिर ये लास्ट लिख लो पॉइंट नंबर 7, रीइंबर्सिंग बैंक। आई थिंक इट्स डन। चलो जनाब, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। कल अपने सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है जो अपने कल सीखने वाले हैं। यहां तक आज का क्लास जबरदस्त लगा होगा, रिवाइज करके रखिएगा दोस्तों। बहुत ही बहुत ही बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जाता है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कल मिलकर के अपने टाइप्स ऑफ एलसी की बात करेंगे और परसों ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।